दोस्तों, जब भी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो एक सवाल जरूर आता है, क्या सिर्फ हाई इंटरेस्ट रेट देखकर बॉन्ड या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर कूपन के साथ कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्रेडिट रेटिंग और रीपेमेंट कैपेसिटी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इक्विटी आईपीओ में हम अक्सर ग्रोथ और वैल्यूएशन देखते हैं, लेकिन बॉन्ड आईपीओ या एनसीडी इशू में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट क्वालिटी। इसीलिए किसी भी एनसीडी में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ कूपन रेट देखना काफी नहीं होता। हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू आईपीओ रिव्यू बाय ग्रो। आज हम एनालाइज करने वाले हैं चेमनूर क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के एनसीडी इशू को, जिसका सब्सक्रिप्शन 4 अगस्त से ओपन हो चुका है। इस वीडियो में हम इशू की डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्रेडिट रेटिंग, स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स को एनालाइज करेंगे ताकि आप इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। कंपनी का ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू 150 करोड़ रुपीस तक का है। इसमें 75 करोड़ रुपीस का बेस इशू साइज रखा गया है और कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एडिशनल 75 करोड़ रुपीस रिटेन करने का ऑप्शन भी है। इस तरह टोटल इशू साइज 150 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। इशू के अंडर कंपनी 1000 रुपीस फेस वैल्यू वाले सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफर कर रही है। इस एनसीडी इशू को इंडिया रेटिंग्स ने IND BBB या स्टेबल रेटिंग असाइन की है। ये एनसीडीज इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि इशू से रेस हुआ फंड कंपनी के प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करेगा। इशू सब्सक्रिप्शन के लिए 4 अगस्त 26 को ओपन हुआ था और 17 अगस्त 26 तक इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इशू BSE पर लिस्ट होने वाला है, जिसके लिए कंपनी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। ये सिक्योर्ड एनसीडी इशू इन्वेस्टर्स को कुल 7 इन्वेस्टमेंट सीरीज प्रोवाइड करता है। मंथली इंटरेस्ट पे आउट प्रेफर करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स और 61 मंथ्स के टेन्योर अवेलेबल है, जहां कूपन रेट 10.25% से 12% और इफेक्टिव यील्ड 10.75% से 12.68% पर एनम तक जाती है। वहीं क्यूम्युलेटिव पे आउट ऑप्शन में 400 डेज, 24 मंथ्स और 72 मंथ्स के टेन्योर दिए गए हैं, जहां इफेक्टिव यील्ड 9.25% से 12.25% पर एनम तक मिलती है और पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टेन्योर के एंड पर रिसीव होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 एनसीडीज यानी 10,000 रुपीज से शुरू होता है और उसके बाद 1000 रुपीज यानी 1 एनसीडी के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है कि ये एनसीडी सिक्योर्ड जरूर है, लेकिन इसकी क्रेडिट रेटिंग सिर्फ IND BBB या स्टेबल है। सिक्योर्ड होने का मतलब है कि डिफॉल्ट की सिचुएशन में एनसीडी होल्डर्स का क्लेम कंपनी के सिक्योर्ड एसेट्स पर होता है, लेकिन BBB रेटिंग ये भी बताती है कि इसमें टॉप रेटेड इशूअर्स के कंपैरिजन में क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली ज्यादा है। जनरली क्रेडिट रेटिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं। AAA रेटिंग को हाईएस्ट लेवल की सेफ्टी और सबसे लोएस्ट क्रेडिट रिस्क माना जाता है। AA रेटिंग भी हाई सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट कैपेसिटी को इंडिकेट करती है। A रेटिंग एडिक्वेट क्रेडिट क्वालिटी को दिखाती है, जबकि BBB रेटिंग भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में आती है, लेकिन इसे मॉडरेट सेफ्टी और मॉडरेट क्रेडिट रिस्क माना जाता है। इसलिए AAA और AA रेटेड बॉन्ड्स के कंपैरिजन में इसमें क्रेडिट रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा माना जाता है। हालांकि क्रेडिट रेटिंग फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये इन्वेस्टर्स को इशूअर की रीपेमेंट कैपेसिटी और क्रेडिट वर्दीनेस समझने में काफी मदद करता है। इसीलिए सिर्फ हायर कूपन या सिक्योर टैग देखकर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्रेडिट रेटिंग और रीपेमेंट कैपेसिटी को भी ध्यान से इवैल्यूएट करना चाहिए। इशू से रेज होने वाले नेट प्रोसीड्स का कम से कम 75% हिस्सा कंपनी ऑनवर्ड लेंडिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और अपने एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए यूज करेगी। इससे कंपनी अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के साथ बोरोइंग प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकेगी। इसके अलावा बाकी का 25% नेट प्रोसीड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए एलोकेट किए जाएंगे, जिनका यूज बिजनेस ऑपरेशंस और अन्य कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC है, जो पिछले 14 सालों से लेंडिंग बिजनेस में काम कर रही है। इसका कोर बिजनेस गोल्ड लोन्स है, जहां हाउस होल्ड गोल्ड ज्वेलरी को कोलैटरल रखकर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और कंपनी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अपनी सर्विसेज देती है। 30 जून 2026 तक कंपनी का नेटवर्क 302 ब्रांचेस तक पहुंच चुका है। कंपनी बॉबी चेमनूर ग्रुप का एक हिस्सा है और गोल्ड लोन्स के अलावा माइक्रो फाइनेंस लोन्स, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, मनी ट्रांसफर सर्विसेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कंपनी अलग अलग कस्टमर नीड्स के हिसाब से 365 डेज तक के टेन्योर वाले लोन स्कीम्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी JLG मॉडल के थ्रू वुमेन कस्टमर्स को अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जाते हैं, जबकि ग्रामीण शक्ति लोन के नाम से स्मॉल बिजनेसेस को सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। स्ट्रेंथ्स नंबर 1, स्ट्रॉन्ग गोल्ड लोन फ्रेंचाइज इन साउथ इंडिया। कंपनी 14 इयर्स से गोल्ड लोन बिजनेस में काम कर रही है और RBI रजिस्टर्ड NBFC होने के साथ साउथ इंडिया में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है। 30 जून 2026 तक कंपनी का नेटवर्क 302 ब्रांचेस और 6 स्टेट्स तक फैला हुआ है, जिससे अनडिजर्व्ड एरियाज में भी कस्टमर रीच और बिजनेस एक्सपेंशन को सपोर्ट मिलता है। साथ ही मल्टीपल गोल्ड लोन स्कीम्स और एफिशिएंट क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस की वजह
से कंपनी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के साथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी रिटेन करने में सफल रही है। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेस। कंपनी के पास बैंक्स, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज और पब्लिक और प्राइवेट एनसीडी इशुएंसेस जैसे मल्टीपल फंडिंग सोर्सेज का एक्सेस है, जिससे फंडिंग के लिए किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंसी कम रहती है। 1 जुलाई 2026 तक कंपनी ने 488.95 करोड़ रुपीस के सिक्योर्ड बोरोविंग्स और 199.79 करोड़ की अनसिक्योर्ड बोरोविंग्स यूटिलाइज किए थे, जो इसकी डाइवर्सिफाइड बोरोविंग्स प्रोफाइल को दिखाता है। साथ ही कंपनी के बैंक लोन्स और एनसीडीज को क्रिसिल BBB स्टेबल और IND BBB स्टेबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स मिली हुई है और करंट एनसीडी इशू को भी IND BBB स्टेबल रेटिंग असाइन की गई है। नंबर 3, सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो एंड हेल्दी एसेट क्वालिटी। कंपनी का लोन पोर्टफोलियो सिक्योर्ड है, जहां गोल्ड लोन्स हाउस होल्ड गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट और बिजनेस लोन्स बिजनेस एसेट्स के कोलैटरल के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जिससे डिफॉल्ट रिस्क काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। साथ ही कंपनी की क्रेडिट अप्रूवल, रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट प्रोसेसेस भी एसेट क्वालिटी को सपोर्ट करती हैं। इसी का रिजल्ट है कि FY26 में ग्रॉस एनपीए सिर्फ 0.93% और नेट एनपीए 0.65% रहा, जो लोन बुक की हेल्दी एसेट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अब कुछ रिस्क देखते हैं। नंबर 1, रेगुलेटरी एंड RBI कंप्लायंस रिस्क। कंपनी एक RBI रेगुलेटेड NBFC है, इसीलिए इसे RBI के कैपिटल एडिक्वेसी, लेंडिंग और कंप्लायंस नॉर्म्स का लगातार पालन करना पड़ता है। अगर फ्यूचर में RBI रेगुलेशंस में कोई बड़ा चेंज आता है या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कंपनी के ऑपरेशंस, फंडिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। साथ ही कंपनी RBI के पीरियोडिक इंस्पेक्शंस के भी अंडर आती है। जनवरी 2026 में RBI ने कंपनी को कुछ सुपरवाइजरी ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट करते हुए लेटर इशू किया था, जिसके रिस्पांस में कंपनी ने करेक्टिव एक्शंस भी लिए हैं। फिर भी फ्यूचर इंस्पेक्शंस में अगर कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशंस या रेगुलेटरी एक्शन होता है, तो उसका असर कंपनी के बिजनेस, रेप्यूटेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी हद तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पर डिपेंड करती है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव का सीधा असर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी या मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस की वजह से कंपनी के बोरोइंग कॉस्ट और लेंडिंग यील्ड के बीच मिसमैच हो सकता है, जिससे मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। कंपनी के बोरोइंग्स का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स पर है, लेकिन कंपनी इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज भी नहीं करती। ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट्स कंपनी के फेवर में मूव ना करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 3, जियोग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी का 98.34% ब्रांच नेटवर्क यानी 302 ब्रांचेस साउथ इंडिया के सिर्फ 6 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए अगर इन रीजन्स में इकोनॉमिक स्लोडाउन, पॉलिसी चेंजेस, नेचुरल डिजास्टर्स या सोशल अनरेस्ट जैसे इवेंट्स होते हैं, तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ सकता है। नेशनली डाइवर्सिफाइड NBFCs के कंपैरिजन में कंपनी की रीजनल कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये जियोग्राफिक कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। नंबर 4, रेगुलेटरी चेंजेस इन गोल्ड लोन बिजनेस। कंपनी का कोर बिजनेस गोल्ड लोन्स पर बेस्ड है, इसीलिए RBI के LTV नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स या गोल्ड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में कोई भी रेगुलेटरी चेंज इसके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। अगर फ्यूचर में LTV लिमिट्स और स्ट्रिक्ट हो जाती हैं या लेंडिंग रूल्स बदल जाते हैं, तो कंपनी के लिए हर गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन अमाउंट कम हो सकता है, जिससे लोन ग्रोथ और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या वैल्यूएशन नॉर्म्स में बदलाव भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। लोन बुक मिक्स। कंपनी का टोटल AUM लगातार बढ़कर FY24 के 492.66 करोड़ से FY25 में 595.46 करोड़ और FY26 में 770.49 करोड़ हो गया, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। इसमें सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो, जो कंपैरेटिवली सिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट माना जाता है, FY24 में टोटल AUM का 83.71% था, जो FY25 में 90.44% और FY26 में बढ़कर 95.6% हो गया। साथ ही गोल्ड लोन AUM भी 412.42 करोड़ से बढ़कर 538.54 करोड़ और फिर 736.55 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरी तरफ माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस लोन्स का शेयर लगातार घटता गया, जिससे कंपनी का पोर्टफोलियो अब ज्यादा सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स पर फोकस हो गया है, जिससे ओवरऑल क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कम हो सकता है और लोन बुक की क्वालिटी इंप्रूव होती दिखती है। एसेट क्वालिटी, GNPA और NNPA। कंपनी की एसेट क्वालिटी ओवरऑल हेल्दी दिख रही है। ग्रॉस NPA FY24 के 0.73% से FY25 में 1.65% तक बढ़ा था, लेकिन FY26 में फिर घटकर 0.93% हो गया। इसी तरह नेट NPA भी FY24 के 0.38% से FY25 में 1.18% तक बढ़ा और FY26 में सुधर कर 0.65% पर आ गया, जो कलेक्शंस और रिकवरीज में इंप्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए लो GNPA और NNPA का मतलब होता है कि कंपनी के बैड लोन्स कम हैं, जिससे फ्यूचर कैश फ्लोस और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट कैपेसिटी पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कैपिटल एडिक्वेसी एंड लेवरेज। कंपनी ने FY25
FY24 से FY26 तक RBI के सभी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स कंफर्टेबली मेंटेन किए हैं। टियर 1 कैपिटल रेशियो FY24 के 14.43% से बढ़कर FY25 में 16.69% और FY26 में 17.3% हो गया, जो RBI के मिनिमम 12% रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है और कैपिटल पोजीशन में इंप्रूवमेंट को दिखाता है। साथ ही ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी FY24 के 21.84% से बढ़कर FY25 में 25.26% और FY26 में 26.18% तक पहुंच गया, जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट करता है। बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए इंप्रूविंग कैपिटल बफर्स और डिक्लाइनिंग लेवरेज एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि ये कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेट रीपेमेंट कैपेसिटी को सपोर्ट करता है। क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस। कंपनी के बैंक लोन्स और एग्जिस्टिंग एनसीडीज को इंडिया रेटिंग्स ने जून 2026 में IND BBB- स्टेबल से अपग्रेड करके IND BBB स्टेबल रेटिंग दी है। साथ ही करंट 150 करोड़ रुपीस के एनसीडी इशू को भी IND BBB स्टेबल रेटिंग असाइन की गई है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक ये अपग्रेड कंपनी के स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्टेबल एसेट क्वालिटी और सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो की वजह से दिया गया है। इसके अलावा साउथ इंडिया में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और प्रोमोटर ग्रुप का गोल्ड लोन बिजनेस में लंबा एक्सपीरियंस भी रेटिंग सपोर्ट करता है। हालांकि इंडिया रेटिंग्स ने यह भी कहा है कि अगर एसेट क्वालिटी खराब होती है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स एडवर्स रहते हैं या लेवरेज 6 टाइम्स से ऊपर सस्टेन करता है, तो फ्यूचर में रेटिंग एजेंसीज रेटिंग को डाउनग्रेड भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, चेमन्नूर क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक RBI रजिस्टर्ड गोल्ड लोन NBFC है, जिसने पिछले कुछ सालों में AUM, एसेट क्वालिटी और कैपिटल एडिक्वेसी में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। कंपनी का लोन बुक मेजरली सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स पर बेस्ड है और GNPA, NNPA और लेवरेज रेशियो में भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन बॉन्ड इन्वेस्टर्स को कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी ध्यान में रखने चाहिए। कंपनी का बिजनेस गोल्ड लोन सेगमेंट और साउथ इंडिया पर काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। साथ ही RBI रेगुलेशंस और इंटरेस्ट रेट चेंजेस का भी इसके बिजनेस पर सीधा असर पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस NCD इशू को IND BBB स्टेबल रेटिंग मिली है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी की लास्ट रेटिंग है और AAA या AA रेटेड बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली हायर क्रेडिट रिस्क को इंडिकेट करती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ हायर कूपन देखकर नहीं, बल्कि कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी और अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर ही लीजिए। एक बार फिर याद दिला देते हैं कि ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले RHP या प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.